नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक और स्पेशल लेकर आपके सामने हाजिर हैं। हाल ही में हमने देखा कि सरकार की तरफ से कई सारे ऐलान आए बजट के बाद भी और बजट में भी, जिससे हाउसिंग सेक्टर को डेफिनेटली एक बूस्ट मिलने जा रहा है। इसमें जो सबसे लेटेस्ट ऐलान है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में और ज़्यादा आगे बढ़ाने का, जिसके तहत अब सस्ते घरों के लिए या अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए और सस्ता कर्ज अवेलेबल होगा। तो इसका इस पूरे सेगमेंट पर, पूरे हाउसिंग सेगमेंट पर क्या असर पड़ने जा रहा है, आगे हम हाउसिंग इंडस्ट्री की तस्वीर इससे कैसे बदलते हुए देखेंगे, इस पर आज हम करने जा रहे हैं एक विशेष बातचीत। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान, स्वागत करते हैं हम इन सबका। हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट सी शेखर रेड्डी साहब, CMD हैं ESR स्टेट्स के, और दिल्ली से हमारे साथ हैं आम्रपाली के CMD अनिल शर्मा जी, और मुंबई में हमारे साथ मौजूद हैं लाइसेंस फॉर आस के CEO पंकज कपूर साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पहले रिएक्शन के लिए चलते हैं हैदराबाद क्रेडाई प्रेसिडेंट के पास। रेड्डी साहब, इस कदम को कैसे देख रहे हैं आप? आपकी एक और विश पूरी हुई, बहुत सारी और भी होंगी, लेकिन ये एक बड़ा कदम, कैसे देखते हैं इसे? No, after several years, we got a very good package. Even affordable housing को जो अच्छा पैकेज है, FDI का नॉर्म्स लिबरलाइज करा है, एंड NHB की 4000 करोड़ दिया है बजट में, एंड ECB सारा लोड फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिसेंटली पोस्ट बजट RBI has relaxed the norms for the priority sector lending, and all this package definitely will give huge money for this affordable housing sector. And apart from the larger developers who are in affordable segment, small and medium developers in towns, districts, and all the metro cities, they will benefit a lot apart from out of this entire package. There are options are available for the developers to go into FDI or the ECB or the under the revised RBI norms, where CRR and SLR are exempted for the affordable housing segment. That means, first of all, we get a good flow of money. The liquidity will be there in the market with the banks to lend this sector, affordable housing projects. That is, project funding is available. Second thing is, जो भी housing loan है, up to 65 lakhs का दाम का जो housing है, in 6 metros, they will be getting on priority sector lending. That means they get about 0.25 to 0.5 minimum reduction in housing. Apart from that, no other cities, non-metro cities go up to 50 lakhs worth of flat, about 40 lakhs of loan amount. They also get on priority sector lending. Means it's a totally liberalization, I can say. Entire package is a liberalization for up to 65 lakhs worth of apartments and houses. And also all developers who are in this segment, they got a very liberty and lot of flexibility options. Funding has made very easy to most of the developers, which we are lost almost one to 1.5 decade. We are hoping that has happened now, thanks to government. Right. अनिल जी, जैसा यहाँ पर रेड्डी साहब कह रहे हैं कि अब जो एक फंडिंग की समस्या थी, लिक्विडिटी की समस्या थी, जो कि खास तौर पे अफोर्डेबल हाउसिंग, और ये एक बहुत बड़ा सेक्टर देखा जाता रहा, हमेशा से बहुत बड़ी जरूरत मानी जाती रही है। इस फैसले का आप स्वागत कर चुके हैं। कितनी उम्मीद देखते हैं आप इससे कि अफोर्डेबल हाउसिंग को एक रियल बूस्ट मिलेगा वास्तविक धरातल पे? क्योंकि जो अब लिमिट्स बढ़ाई गई हैं वो सच में प्रैक्टिकल लिमिट्स हैं। 25 लाख से 50 लाख सीधा हो गया बड़े शहरों के लिए, तो ये एक डबल करने जैसा है। कैसा कहेंगे आप इसे? विपिन जी, ये बहुत ही इंटेलिजेंट मूव है, इसलिए कि पहले जो अफोर्डेबल होम्स कैटेगरी को हम लोग डिफाइन करते थे, तो डिफरेंट शहरों में उसकी जो व्याख्या होती थी, उसका जो परिभाषा होता था, अलग होता था। चूंकि ये एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है, ये एक कंपेरेबल वर्ड है। तो जो अभी लिमिट्स रखे गए हैं वो छोटे शहरों को भी केयर करता है, और मैं कहता हूँ कि टियर 3 शहरों को भी करता है। मेन जो समस्या रही है रियल एस्टेट सेक्टर में, क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत ही सारी एंसिलरी एक्टिविटीज़ हैं, और जब लिक्विडिटी का अभाव उसके मेन इंडस्ट्री को ही रहता है, तो सारी एंसिलरी एक्टिविटीज़ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जो उनका प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, उस सब पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और चूंकि रियल एस्टेट हमारा लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, और हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबरर्स को
अपने यहाँ एम्प्लॉय करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मिड सेगमेंट के घर हैं या लोअर मिड सेगमेंट के घर हैं पूरे हिंदुस्तान में मोर देन 55% है, और इनके लिए अभी तक बजट में या मॉनेटरी पॉलिसीज में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था। इसलिए गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था दी है, एक तो एफडीआईज के लिए जो उन्होंने सीमा घटाया है वो भी अफोर्डेबल होम्स के लिए बहुत ही वेल सूटेड है। क्योंकि कभी कभी छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो बड़े पैकेज लेकर के जो आरबीआई का नॉर्म था उसके कारण नहीं आ सकते थे, अब वो मैं कह रहा हूँ 10,000 स्क्वायर मीटर में भी आ सकते हैं और 5 मिलियन US डॉलर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे उनका जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंडिया में फिनेंशियल मार्केट में, जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और अफोर्डेबल होम्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। राइट, चलिए हम अपने एक्सपर्ट से भी सलाह लेते हैं। पंकज जी, जैसे हमारे दोनों डेवलपर मित्र यहाँ पर कह रहे हैं कि ये वाकई स्वागत योग्य कदम है और क्लब करके देखा जाए, जैसा अभी अनिल शर्मा जी ने भी कहा कि जो एफडीआई नॉर्म्स बजट के दौरान घटाए गए कि अब छोटे प्रोजेक्ट में भी आ सकते हैं, प्लस अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का दर्जा, तो वाकई में जो हम बातें पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं अब वो क्या आपको एक वास्तविकता के तौर पर दिखाई दे रही है कि अब मकान वाकई लोगों के और करीब पहुंचेंगे? देखिए बिल्कुल लग रहा है और एक डायरेक्शन बहुत अच्छी दिख रही है। अगर आप देखिए तो रियल एस्टेट के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम हुई और स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर प्रॉब्लम को देखिए तो कॉस्टली कैपिटल की वजह से आप सस्ते घर नहीं दे सकते। तो एक डायरेक्शन ऐसी है कि हम किसी तरीके से चीपर कैपिटल को मुहैया करें, जिसकी वजह से अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है तो उसके साथ साथ जो है हमारी जो है वो प्राइजेस भी कम होगी। और साथ में जो और उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है कि अगर आप देखिए कि वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर लैंडिंग नॉर्म्स रिलैक्सेशंस हुआ, प्लस जो घर हैं 50 लाख और 40 लाख मेट्रो और टायर 2 सिटीज़ के अंदर उसको बूस्ट करेगा। और आज का जो डेफिनेशन है इसने एक बहुत बड़े अर्बन स्केप को कवर किया है। जो पुरानी डेफिनेशंस थी उसके अंदर 5 से 10% की टोटल सप्लाई जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आती थी। और हमारे काफ़ी सारे बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो हैं हमारे क्लाइंट्स हैं, और जब वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के मार्केट को देखने की कोशिश करते तो मालूम पड़ता था 10% या 11% से बड़ा मार्केट ही नहीं है। लेकिन आज के जो नई डेफिनेशंस है इससे जो है एक बड़ा सेगमेंट आ जाता है, एक 50 से 60% का मार्केट वो आ जाता है। चलिए, तो बहुत स्वागत हो रहा है इस फैसले का हर तरफ, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अकेला फैसला पर्याप्त है अफोर्डेबल हाउसिंग को एक बूस्ट देने के लिए? कि कई और इश्यूज हैं, भले ही छोटे हो सकते हैं लेकिन उनकी जरूरत भी है। अगर वो भी आते हैं तो वाकई में अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना सच होता हुआ दिखाई देगा। तो इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। टीवीसी मिलेगा, प्रिंट मिलेगा, आउटडोर मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, एडवर्टाइजिंग का A to Z मिलेगा, शाहरुख मिलेगा, सचिन मिलेगा, ब्रांड एम्बेसडर से लेके ब्रांड मैनेजर मिलेगा, मार्केटिंग से लेके क्रिएटिव, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन, और इन सब पे भारी कंज्यूमर का रिएक्शन भी मिलेगा। एक लाइन में कहे तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वर्ल्ड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा, पूरा 360 डिग्री। किधर? इधर, सिर्फ ब्रांड बाजार पर। CNBC आवाज, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। वेलकम बैक। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आज हम बात कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग को मिले तोहफे की। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अब इसे ले आया गया, इसकी सीमाएं बढ़ा दी गई हैं। बड़ा स्वागत हो रहा है इस फैसले का, उम्मीदें जगी हैं नहीं, लेकिन क्या यह अकेला फैसला अफोर्डेबल हाउसिंग के सपने को उस लेवल पे साकार कर पाएगा जिस पर हम चाहते हैं? पूरे देश में सबके लिए जो घर का सपना, नई सरकार का वो भी, और जो सब अपने घर का सपना देखते हैं उनके लिए भी। तो आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। रेड्डी साहब, अच्छा है, बढ़िया कदम है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या यह पर्याप्त कदम है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कि अभी और ये पहला कदम मान सकते हैं, बड़ा कदम मान सकते हैं, लेकिन कुछ और बातें होंगी जब वो आगे आएंगी, वो कदम उठाए जाएंगे? मसलन टैक्सेस की बात हो गई, परमिशंस की बात हो गई, सस्ती जमीन की बात हो गई, तभी बात बनेगी। एक स्टेप तो पार करें अपन। पहले स्टेप जो फंडिंग के बारे में अपन कर सकते, बोल सकते इजी हो गया, मगर आप जैसे बोले अप्रूवल्स हैं,
इसमें जो इन्वोसिस जो चल रहा है, इन्वोसिस को अपन को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होना बोले तो मार्केट में ये पूरा इन्वोसिस ये रिडंडेंट है, आउटडेटेड है, इसका जरूरत नहीं। आज के दिन में जो अपना देश का जो ग्रोथ को कोई रिस्ट्रिक्ट कर रहा, एम्प्लॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा, हाउसिंग को रिस्ट्रिक्ट कर रहा बोले तो ये इन्वोसिस है। इन्वोसिस के नाम के ऊपर करप्शन चल रहा है, डिले हो रहा है, इसको पूरा हटाना चाहिए। पूरा इन्वोसिस एट द ऑल द डिपार्टमेंट्स लेवल, एट द स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, एट द MOEF लेवल, सिविल एविएशन लेवल, इसको पूरा हटा के इसको थोड़ा गाइडलाइंस के हिसाब से देना चाहिए। उनको तो सम ऑफ द इश्यूज सिविल एविएशन जैसा है उसका हाइट्स अपन को जरूरत है, उनका परमिशन जरूरत है। दे कैन नाउ वी गॉट डिजिटल टेक्नोलॉजी, they can earmark the coordinates of the heights allowable by the civil aviation on the digital master plan. is a very easy job. heights उन बता सकते हैं मास्टर प्लान के ऊपर। उसके अलावा जो स्टेट एनओसी है उसको निकाल सकते, लैंड के एनओसी निकाल सकते, गाइडलाइंस लगा सकते, थोड़ा एनओसी भी कर सकते हैं, जैसा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देते ना उस वक्त भी पूछ सकते हैं। यू हैव टू कंप्लीट दैट बिफोर इशूइंग द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। अनदर इश्यू इज इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जरूरत है। और as you said, land component is there, and one more important is the skill labor. Skill labor is most important thing, and we have to look at the skill development and also the taxation point of view. Also, the states and local body should reduce the taxation, and similarly, government of India also, for at least this affordable segment, they should scrap the service tax. राइट शर्मा जी, जो टैक्सेशन का मुद्दा है बड़ा, कल भी मैं किसी के साथ था तो उन्होंने एक एग्जांपल देके कहा, एक डेवलपर थे, कि यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग में भी 30 से 33% तक सिर्फ टैक्सेशन में जाता है। आप 3200 रुपए का रेट रखें तो करीब 1000 से 1200 रुपए सिर्फ टैक्सेशन के निकल जाते हैं। 2000 रुपए पे घर देना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो क्या ये अगला मुद्दा होगा जिसको सरकार यहाँ पे एड्रेस करे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हुई कि जो भी हमारे अफोर्डेबल सेगमेंट्स में घर बन रहे हैं उनके लिए एक जो अभी इंफ्रा के इक्विवेलेंट स्टेटस जो अभी दिया गया है इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल टर्म्स, तो एट पार दिया गया है। मैं नहीं कह सकता कि दिया ही गया है, बट एट पार दिया गया। इससे बहुत ईज हुआ है जो कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन है, जो चल रहे हैं। जो अभी शेखर रेड्डी जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि कई ऐसे अप्रूवल्स हैं, जैसे आप टैक्स की बात कह रहे हैं। डेफिनेटली पहले गवर्नमेंट में, जो इंडिया की गवर्नमेंट थी, उसमें ATIB एक सेक्शन था, उसके तहत जो 1000 स्क्वायर फुट तक के घर बनते थे जो अफोर्डेबल सेगमेंट में थे उनके लिए टैक्स एग्जेम्पशन था। तो मुझे लग रहा है कि जो स्टेप है गवर्नमेंट का कि पहले ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को कंसोलिडेट किया जाए और उसमें जो कंप्लीशन का के बीच में जो लिक्विडिटी का हर्डल्स आता है उसको दूर किए जाए, और उसके बाद जो सेकेंड स्टेप्स है, हमको लगता है कि अप्रूवल सिस्टम को भी, अगर इंफ्रा के एट पार दर्जा दिया जाएगा तो अप्रूवल सिस्टम को भी कहीं न कहीं शॉर्टन किया जाएगा, फास्ट किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अफोर्डेबल होम्स के लिए जो कोई भी रिक्वायरमेंट है, मुझे नहीं लगता कि अभी 7 महीने का बजट था और आने वाले बजट में, जैसा कि हम लोगों ने भी आपके फोरम से भी, कई फोरम से भी रिक्वेस्ट किया है, अनुरोध किया है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को कि ATIB अफोर्डेबल होम्स के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर उसको भी रिवाइज किया जाए, उसको भी किया जाए, क्योंकि पिछले 2-3-4 वर्षों 2007 के बाद से इसको हटा लिया गया था। यहाँ पर पंकज साहब ATIB का जिक्र कर रहे हैं। अनिल जी, ATID हम देख रहे हैं जो होटल्स के लिए होती है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए होती है, वो अभी भी स्कीम जारी है, लेकिन ATIB जो हाउसिंग के लिए है वो 2007 में, जैसा उन्होंने कहा, बंद कर दी गई। आपको लगता है वक्त है इसे दोबारा शुरू कर दिया जाए? सर, मुझे लग रहा है कि एक डायरेक्शंस के हिसाब से जो है ज़रूर उस तरफ कदम उठाना चाहिए। बट लास्ट टाइम पहले जब ये एप्लीकेबल थी उस वक्त इसका मिसयूज़ भी हुआ, तो थोड़े से रेगुलेशंस में चेंजेस होने की भी ज़रूरत है। कि एक ज़रूरतमंद है और अफोर्डेबल हाउसिंग में उसका यूज़ हो रहा है तो ठीक है, लेकिन जैसे लास्ट टाइम ऐसा होता था कि जो लार्ज साइज़ के भी फ्लैट होते थे उसके अंदर जो है उसके 2 एग्रीमेंट या 3 एग्रीमेंट करके डेवलपर ने इसका मिसयूज़ करना चालू कर दिया था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम ठीक से रेगुलराइज कर दें तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राइट, तो रेगुलेशन एक वाकई बड़ा मुद्दा है। हम जब भी बात करते हैं, जब फॉरेन फंड्स की बात करते हैं जिसकी शायद
अब देश के हाउसिंग सेक्टर को काफी ज्यादा जरूरत होगी। तो वहां पर सबसे बड़ा सवाल विदेशों से यही आता है कि आपका जो इंडस्ट्री है वो रेगुलेटेड नहीं है, ट्रांसपेरेंसी उसमें थोड़ी कम है। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा जिसको वाकई एड्रेस करना होगा, जिससे थोड़ी और बेहतरी आए और हम देखें कि और फंड फ्लो हमारे बढ़े। तो इसको कैसे बेहतर बनाएंगे, ये चर्चा जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। चौबीस शहरों में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, 25 डिलीवर्ड, 30 से ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन। इनको देख के मैं ये कह सकता हूँ पर प्रेजेंटेड बाय एडलवाइज। शिखर पे तो कई लोग पहुंचते हैं, पर हर एक की कहानी अलग होती है। कुछ हौसलों की मिसालें बयां करती हैं, कुछ मेहनत लगन की दास्तां होती हैं। ये कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं, सिखाती हैं, हिम्मत बढ़ाती हैं, शिखर तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ऐसी ही कुछ कहानियां हम लेकर आते हैं आवाज एंटरप्रेन्योर पर, सिर्फ CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में हम बात कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग को मिले प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तोहफे की, और क्या इससे वाकई एक बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। बातचीत काफी हो रही है, यहाँ पर हम कई मुद्दों पे बात कर रहे हैं। और एक अहम मुद्दा ब्रेक से पहले पंकज जी ने भी उठाया, और जब अनिल जी और रेड्डी साहब हम बात करते हैं कई फंड मैनेजर से और तमाम लोगों से, तो उनका कहना है कि बहुत बड़ा फंड तैयार है हिंदुस्तान में आने के लिए रियल एस्टेट की। जहां तक बात, और जाहिर सी बात है ये हमारी फंडिंग को या हमारे बाकी चीजों को बहुत मदद करने वाला है। लेकिन एक गवर्नेंस के वो सवाल उठाते हैं कि रेगुलेशन कम है, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम है। आपको लगता है ये भी एक मुद्दा है जो एड्रेस होगा तो इस सेक्टर को और बेहतर फायदा होगा? अनिल जी, पहला रिएक्शन आपसे। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर कोई भी सेक्टर रेगुलेटेड होता है तो उसका जो वैल्यू है, उसका जो इमेज है बहुत अच्छा होता है। पर्टिकुलरली जो फॉरेन फंडर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान का कोई भी सेक्टर रेगुलेटेड हो। अभी रेगुलेटरी बिल की बात अगर हम लोग करें तो अभी कुछ वर्ष पहले रेगुलेटरी बिल को हम लोगों ने देखा था और उसको हम लोगों ने उस पर काफ़ी चर्चाएं की थी। रेगुलेटरी बिल में जो हम लोगों ने देखा कि उसके एम्बिट में डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स ये लोग तो हैं, कुछ बायर्स भी टू सम एक्सटेंट हैं, लेकिन क्या है ना, अप्रूविंग अथॉरिटी को जब तक हम लोग इस एम्बिट में नहीं लाते हैं, और इस जितनी भी अप्रूविंग अथॉरिटी अगर वो इस दायरे में आ जाता है तो बहुत बेहतर रेगुलेशन हो सकता है। और कभी हम लोगों ने क्रेडाई के माध्यम से भी, फोरम से भी कहा, कभी हम लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, हम लोग सपोर्ट किया कि रेगुलेटरी तो होना चाहिए। रेड्डी साहब, आपका क्या कमेंट होगा? आपसे कई बार हम इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं, जैसा अनिल जी भी कह रहे हैं, और सबको यहाँ पर जिम्मेदार बनाना चाहिए, अप्रूवल साइड को भी और जो अप्रूवल लेने जा रहा है उसको भी, लेकिन जरूरत इसकी है। नहीं, आई टोटली एग्री विथ अनिल शर्मा जी। हम बहुत डिस्कस करें इसके ऊपर और हम लोग फीडबैक भी दिए गवर्नमेंट को। हमारा ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, वो इट हैज टू बी ए कॉम्प्रहेंसिव रेगुलेट अथॉरिटी। बाय ब्रिंगिंग सच रेगुलेट अथॉरिटी, द कॉस्ट ऑफ द अपार्टमेंट शुड आल्सो कम डाउन। राइट। आज के दिन थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा प्रॉब्लम से डिले हो रहा है। By bringing the regulatory authority, we should bring all the stakeholders into the ambit of the regulatory authority. If as a developer, I am also a big consumer to all the respective agencies, because I am paying huge money. So I should also get a justice from all the agencies. I can approach the regulatory authority. That is one thing. Other thing is, at the same time, except this Telangana and Andhra Pradesh, most of the states they don't have a proper FSI limits. Right. It's very बहुत कम है, FSI limits बहुत कम है। हमारे पास जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है अनलिमिटेड FS हैं। If you go out, the bigger roads are there, bigger plots are there, sky is the limit. But there are certain mechanism inside, and we have a good regulatory mechanism within the building rules also. We are, in fact, our regulatory mechanism within the building rules, building bylaws, are much better than the proposed regulatory authority by Government of India. It has taken care of all the issues, consumer का जो भी इश्यू है, क्वालिटी है, अपना जो डिलीवरी सिस्टम है, and the sticking on to the sanction plan. And I can say proudly about 98% of the organized developers in Telangana, particularly Hyderabad and surrounding areas,
they are taking occupancy certificate. That means they are constructing the buildings as per the sanction plan, and they themselves are going to the authority and taking the occupancy certificate. This is a very change, a revolutionary change in the Indian history. And if they can, if the government of India can adopt this same system in other states, most probably that proposed regulatory authority may not be, it's a duplication. It's a duplication of the corporation activity. With some amendments, if we can adopt our Hyderabad building rules, that will be much better. Right. पंकज जी, कंक्लूडिंग कमेंट यहाँ पर मैं आपसे लेना चाहूंगा कि अब जैसे हमने बात की शुरुआत में कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का दर्जा मिल गया है, बहुत बड़ा कदम है। हमने बात की रेगुलेशन की भी, क्योंकि फॉरेन फंड्स की भी हमको जरूरत है और वो सबसे पहले इन्हीं चीजों को देखते हैं। और जैसा हमारे दोनों अतिथियों ने कहा कि बिल्कुल इसके लिए स्वागत वाली बात है, लेकिन हर तरफ से इसको भी एक बैलेंस अप्रोच के साथ बनाना चाहिए। तो जैसा बैलेंस अप्रोच के साथ हमने देखा अब काम हो रहा है, हमें लगता है इस दिशा में भी इसी अप्रोच के साथ काम होगा। कुल मिला के हाउसिंग सेक्टर के लिए अच्छी चीज होने जा रही। देखिए, बिल्कुल लग रहा है, लेकिन जो बात उठाई रेड्डी साहब ने और साथ में शर्मा जी ने भी कि हम पैसा लेके आ गए, लेकिन अगर मेरा प्रोजेक्ट ही नहीं चालू हो पा रहा है कि बिकॉज ऑफ द अप्रूवल, तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल है वही इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है कि हमारा प्रोजेक्ट अफोर्डेबल रहता ही नहीं है। आज 2-3 तरीके से जो है कुछ अपेक्षाएं भी चेंज करनी पड़ेगी। आज हम एफडीआई के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एफडीआई जो कैपिटल आ रही है उसकी अपेक्षा इटसेल्फ इतनी ज़्यादा है कि उनको 20% से 25% का रिटर्न चाहिए। और वो रिटर्न के लिए अगर आपका प्रोजेक्ट 3 साल चलता है या 4 साल चलता है तो वो प्रॉपर्टी का प्राइसेस ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है, तो वहाँ पे वो अफोर्डेबल रहता ही नहीं है। तो एक तो ये है कि हमको चीपर कैपिटल की ज़रूरत है, तो कितना एफडीआई अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा ये है कि अगर हम सप्लाई साइड मैकेनिज्म को में एफिशिएंसीज नहीं लेके आ पाए, जो बात शर्मा जी कह रहे हैं और रेड्डी साहब कह रहे हैं कि अगर मैंने लैंड खरीद ली है और मैंने किसी से पैसा ले लिया है और मैं प्रोजेक्ट लेकर के आना चाहता हूं, लेकिन मेरा 3 साल 4 साल तक अगर अप्रूवल ही नहीं आता है और उसके लिए तो कोई रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, सो मेरी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो उस प्रोजेक्ट के प्राइस को डबल कर ही देगी। तो जब तक हम सप्लाई साइड एफिशिएंसीज नहीं लाते हैं, जब तक हम अप्रूवल मैकेनिज्म में एक एफिशिएंसीज नहीं लेके आते, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। राइट। तो कंक्लूजन यहां हम शायद ये निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे कदम से शुरुआत हो गई है, एक बड़ा कदम है। लेंडिंग की जो समस्या थी, लिक्विडिटी की जो समस्या थी, अफोर्डेबल हाउसिंग को ध्यान में रखते हुए उसे काफी हद तक सुलझाने की बात कही गई। लेकिन अगले कदम क्या होंगे कि आप अपने सिस्टम को थोड़ा रेगुलेट करें, जो अप्रूवल प्रोसेस है उसे स्ट्रीमलाइन करें, और इन सबसे होगा ये कि जो हमारा सेक्टर है वो काफी ट्रांसपेरेंट होगा, चीजें वक्त पर होंगी, कॉस्ट नीचे आएगी, और ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इसी तरह के कुछ और ऐलान हम सरकार की तरफ से आते हुए देखेंगे। फिलहाल इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और हमारे सभी दर्शकों का कि वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। तो सीएनबीसी आवाज पे फिलहाल के लिए इतना ही, आगे आपके लिए और भी कार्यक्रम है। नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। मेम साहब कपड़े। अरे क्या बात है कमला, आजकल तो तेरे रंग और रूप दोनों ही बदल गए। कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई? एरा मेरा बम्पर प्राइस ओसवाल साबुन। अब धुलाई में मेहनत हो गई कम, सफेदी में आ गया दुगना दम। मेम साहब आपकी नहीं, हम सबकी पसंद ओसवाल साबुन। पाई पाई जोड़कर बनता है एक सपना, सपना जिसे आप कहते हैं अपना घर। पर प्रोजेक्ट